अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज मौलाना फजलुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में इंतहाई जारहाना खिताब किया है। उन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज पर सख्त सवालात उठाए और इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि हुकूमत मामलात से बेखबर है और पॉलिसीज कहीं और बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दो सूबों यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट नहीं है और मशवरा दिया कि पहले रियासत की और हुकूमती रिट को मजबूत किया जाए और फिर कानून साजी पे तवज्जो दी जाए। इस खिताब से कबल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर एक अहम मुलाकात हुई। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक मौलाना से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे और JUIF के मुताबिक इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मौलाना पार्लियामेंट में जब पहुंचे तो वहां पर वजीर कानून आजम तारड़ भी उनसे मिले। अब मौलाना तो पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुके हैं जब से वो अपोजिशन के साथ एक इत्तेहाद के सिलसिले में बैठे हैं। तो आज अब ये मुलाकातें जो हुकूमत की तरफ से हो रही हैं या परवेज खटक की तरफ से हो रही हैं, इसकी क्यों जरूरत पेश आई, इसके ऊपर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या हुकूमत जो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मौलाना उनसे ज्यादा मुखालफत नहीं करेंगे, तो क्या उनको सड़कों पर अपोजिशन के साथ आने से रोकने की कोशिशों में मसरूफ है हुकूमत और रोक पाएगी उनको? यह हमारा आज का एक मौजू होगा। दूसरी तरफ अगर PTI की बात की जाए तो उनके रहनुमाओं की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ के नाम आप सब जानते हैं कि 3 खतूत लिखे गए थे, जिन पे एक पे रद्द-ए-अमल आया था आर्मी चीफ का और उन्होंने इसको एक हरबा करार दिया था, एक सियासी हरबा करार दिया था और साथ ही मशवरा दिया था कि आप सियासतदानों से बात करें। जनरल आसिम मुनीर के इस रद्द-ए-अमल के जवाब में बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि PTI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रहनुमाओं की तरफ से उनका नाम लिए बगैर उनसे दरख्वास्त की गई और बात की गई। एक दरख्वास्त ये थी कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान की बातों और उनके खतूत को मुस्बत अंदाज में लिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI ने मौजूदा हालात का मवाजना एक बार फिर मशरकी पाकिस्तान के साथ किया। उन्होंने महरंग बलोच और लापता अफराद के मसले का भी जिक्र किया और यहाँ तक कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की शहादतों पर तहकीकात और इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया और ये मशवरा भी दिया कि आर्म्ड फोर्सेस रियासत के हवाले से जो मामलात हैं उसके हवाले से साबिक वजीर आज़म के तजर्बे और मुस्बत का जो उनकी जो बातें हैं उसका मुस्बत अंदाज में लें और उस पर गौर करें। हम आपको सुनाते हैं अपोजिशन के PTI के रहनुमाओं ने क्या गुफ्तगू की। 1970 में जनरल याहिया ने कहा था कि सब ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को सकूत डाका हो गया था। मारंग बलोच साहिबा की बात करें, तर्जुमानी कर रही हैं वहां पे बलोच यूथ की भी। मुसल्ला अफवाज के लोगों से ये डिमांड करूंगा, इन्वेस्टिगेट करें कि हमारी कैजुअल्टीज क्यों इतनी हो रही हैं। आर्म्ड फोर्सेस औजार हैं स्टेट के, तो स्टेट के औजार को हेड ऑफ द स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक मुस्बत अंदाज से लेना चाहिए। खान साहब ने कुछ लेटर लिख के इस मुल्क में पावरफुल आदमी के सामने अपने खदशात का इजहार किया है, लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेटली कि उस लेटरों को एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने पास ऑन के अल्फाज इस्तेमाल किए। इससे यही मुराद ली जाती है क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से खतूत का जवाब देने के बजाय सियासतदानों से बात करने का मशवरा दिया गया था और एक और खत जो चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया था उस पर भी एक रद्द-ए-अमल चीफ जस्टिस की तरफ से आया था और उन्होंने कहा था कि ये मामला तो आईनी बेंच देखेगा। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आज जहां अपोजिशन का इत्तेहाद भी बन रहा है लेकिन दूसरी तरफ PTI का इन्हिसार खतूत लिखने और इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए अपना मामला सामने रखने पर है, तो क्या ये समझा जाए कि अभी तक जितने ऑप्शन PTI के पास थे उसको वो इस्तेमाल कर चुके हैं? आइंदा अब अपोजिशन के हवाले से ही देखते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के एतबार से भी अभी तक बात है ईद के बाद एहतजाज होगा, तो क्या वजह है कि अभी तक उसकी कोई तारीख या मजीद तफसील सामने नहीं आ सकी? क्या कोई बड़ी तहरीक ईद के बाद निकल सकेगी? प्रोग्राम में पहले मौजू बनाएंगे मौलाना साहब की गुफ्तगू को, जिसका हमने पहले हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में पॉलिसीज बन रही हैं, हुकूमत मामलात से बेखबर है। उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पे भी कंसर्न्स का इजहार किया। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है बिलाल अजहर कियानी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे। बैरिस्टर उमैर न्याई साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इस प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ होंगे, सीनियर रहनुमा JUIF। मैं आगाज कियानी साहब आपसे करना चाहूंगी। मौलाना साहब की गुफ्तगू का हमने आपको कुछ पार्ट बताया है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं उनके, जिसमें से सबसे ज्यादा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट फैसले कर रही है, बंद कमरों में कर रही है और आप लोग बेखबर हैं तमाम चीजों से।
इन्हीं मौलाना की बातों के ऊपर आप लोग वाह वाह किया करते थे जब ऑपोजिशन में थे और एक साथ थे। आज आपके रहनुमा मुस्कुरा रहे थे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए जब मौलाना साहब ये तकरीर कर रहे थे। सो क्या ये कंसर्न सीरियस नहीं है एक सीनियर सियासतदान के, पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मौलाना साहब के साथ और JUIF के साथ मुस्लिम लीग नून का हमारी क़यादत का एक बड़ा लंबा तवील सियासी रिश्ता है और यकीनन उस सफ़र के अंदर और इस ताल्लुक़ में कभी अक्सर साथ हुए कभी नहीं हुए और ये तो एक हिस्सा होता है। यकीनन जब हम इकट्ठे थे इत्तेहाद में ऑपोजिशन में तो बहुत चीज़ों पे एग्रीमेंट थी, एक कॉमन एजेंडा पे एग्रीमेंट थी, मगर हर वक्त हर बात पे इत्तफाक भी नहीं होता। और यकीनन मौलाना साहब एक सीनियर सियासतदान भी हैं हर लिहाज से और उनकी आवाज़ की एक अहमियत भी है। मगर देखिए बात यह है कि मैं तो बज़द एहतराम उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हुकूमत के मतलब जो बात कर रहे हैं, हुकूमत बिल्कुल बाइख्तियार भी है और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मुल्क में बेहतरी का पिछले एक साल में सबब भी बनी है, बिलखुसूस माशी सतह पर। बाकी देखिए मौलाना साहब के साथ आपने देखा कि रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी और हम ये समझते हैं कि इख्तलाफात और इख्तलाफ राय के बावजूद वी ऑलवेज फील कंफर्टेबल कि एक सियासी हम भी एक सियासी जमहूरी जमात है। मौलाना साहब ख़ुद एक नहायत सियासी और जमहूरी इंसान हैं और हम ये जानते हैं कि किसी भी कौमी इशू पे जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के भी मौके पे मुख्तलिफ अपोजिंग व्यूज़ होने के बावजूद देयर वाज स्पेस फॉर डायलॉग और एक वे फॉरवर्ड निकल सका था। तो हमेशा मौलाना साहब के साथ एक एहतराम का रिश्ता भी रहेगा और डायलॉग भी चलता रहेगा। खतरनाक बात है जमहूरियत के लिए। मौलाना साहब को आपने खुद कहा कि वो जमहूरी सोच रखते हैं और इसी वजह से वो कंसर्न है उनको कि कानून साजी कहाँ से आ रही है, आप नहीं कर रहे। देखिए ये तो खैर उनकी राय है, मैं तो इससे डिसएग्री करता हूं। तो आप लोगों को कैसे एतमाद में लेंगे कि कानून साजी आप लोग कर रहे हैं और तमाम फैसले हुकूमती आप लोग कर रहे हैं? हम बिल्कुल हुकूमत करिए जी और ऑल हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वी टेक एवरीवन इनटू कॉन्फिडेंस एंड हम मगर जो भी कानून साजी हो रही है हुकूमत कर रही है, हुकूमत उसको ओन करती है, हम बिल्कुल ओन करते हैं जी और बिल्कुल हम उसको प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस से भी गुजारते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर भी वो जाती है, वहाँ पे बहस भी होती है। तो इसलिए जी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी चले मौलाना साहब दूसरा तरमीम वो तो एक मजाक बन के रह गई थी सारी। नहीं देखिए कामरान साहब 26वीं आईनी तरमीम जो थी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो इतनी मुलाकातें हुई कि आप लोग भी गिनते रह गए कि कभी मौलाना साहब के घर, कभी हमारी जमात की पीपल्स पार्टी के साथ, फिर PTI को भी मौलाना साहब ने शामिल किया उसमें। तो वो तो एक बड़ी तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में 26वीं कामरान साहब ज्यादा सबसे बेहतर अंदाज में जानते हैं कि कितना तवील एक प्रोसेस था बातचीत का उसमें। सेनेटर कामरान साहब, ये जो मौलाना साहब की आज तकरीर थी, एक सख्त लहजा उन्होंने अपनाया, आजकल वो ऑपोजिशन के साथ भी बैठे हुए हैं, एक इत्तेहाद बना है, तो अब उनका मुखातिब इस तकरीर के अंदर क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट थी? हुकूमत को आप गैर मुतल्लिका और बेबस समझते हैं? क्या माने लिए जाएं उनकी इस तकरीर से और इस गम गुस्से और कंसर्न के इजहार से जो उन्होंने किया इस तकरीर में? एक तारीखी जबर है कि हुकूमत उन चीजों को भी ऑन कर रही है जिसकी वो जिम्मेदार नहीं है। और ये कल ये जो भी हमारे दोस्त जो है उसको मानते हैं कि इसके हम जिम्मेदार हैं, तो कल वो फिर इसकी जिम्मेदारी को बदस्तूर जब वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद भी जो है ना वो इसको ऑन करते ही रहें। मैं जानता हूं कि 26th अमेंडमेंट में जब सुबह इनका ख्याल था कि हम इनको वोट दे देंगे और रात 2 बजे जो है ये इन्होंने मुसवदा इनकी अपने पास तक भी नहीं था और वो रात 2 बजे 3 बजे के लगभग 2 बजे शायद होगा, तो इन्होंने जो है वो हमारे हवाले किया और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। और फिर जब हमने उसको रोक लिया मामलात को, तो जो उस पार्लिमानी कमेटी के दोस्त थे जिसमें लॉ नोइंग लोग भी थे, लॉ नोइंग सारे लॉ नोइंग है, अपना कानून साज है, मगर वो मैं लॉ नोइंग से मुराद मेरी वो जिनका जो लीगल बैकग्राउंड है वकील के तौर पे, तो शायद उनको भी उसका पता नहीं था कि उसमें क्या है और या मुकम्मल तौर पे क्या उसमें मेजॉरिटी जो है ना उसमें आर्टिकल्स के हवाले से वो बिल्कुल नो हाउ नहीं था उनको। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा होंगी और वो प्रॉब्लम आगे जाके बहुत शदीद हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा शहर में कल रात को कोयटा शहर में भी जो है ना वो मेरे घर से 2-3 किलोमीटर के फासले पे कुछ 4 रॉकेट फायर हुए थे एक चौकी पे फोर्सेस की। कोयटा में जो है बलूचिस्तान में जो है वो 3-4 जगह ऐसी थी
जहाँ चौकियों को जो है वो या कैप्चर किया गया था या जहाँ पे उन्होंने जो ना वो जो फोर्सेस के लोग थे उनको शहीद किया था। और ये बात जो है वो हुकूमत जो है वो यहाँ पे जो है वो चैन के साथ जो है ना बांसुरी बजा रही है। ये रवैये जो है ना ये बहुत खतरनाक है और ये आप समझ नहीं रहे हैं कि इस वक्त मुल्क आपके हाथ से निकल रहा है, 2 सूबों में रित नहीं है। और मौलाना इसी कंसर्न का इजहार कर रहे थे और दर्द दिल का इजहार कह रहे थे, जो कुछ उन्होंने देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि हुकूमत या हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी ना उसको महसूस कर रही हैं, या सुन भी नहीं रही हैं और देख भी नहीं रही हैं और अपने कामों में लगी हैं। और आज तो वो ये ऑन कर रही हैं कि ये सब कुछ जो है ना हम कर रहे हैं, मगर कल जो है शायद ऑन करने की पोजीशन में नहीं रहेंगी, तो मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो। न्याई साहब, ये बेइख्तियार होना हुकूमत का, इसमें बहुत से लोगों के लिए नई बात तो कोई नहीं होगी। आप लोगों का दौरे हुकूमत था, उस वक्त चले बेइख्तियार का लफ्ज ना भी इस्तेमाल हो तो बाद में इस्तेमाल हुए कि सुस्त थे, लेजी थे, अपना काम उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से करवाते रहे। तो हुकूमत का इत्मीनान तो फिर समझ में नहीं आता कि वो भी समझते हैं कि इल्जामात लगते रहे, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, उनका बिजनेस तो एज यूजुअल चल रहा है। नहीं, बिजनेस एज यूजुअल अगर इनका अपना बिजनेस हो, चल रहा हो, जैसा कामरान भाई इजहार कर रहे हैं, तो फिर तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए कि जी मेरा काम हो रहा है, ठीक है। मगर बात यह है कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल इस वक्त कंज्यूम हो रहा है। जो लड़ाई है इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि इनके कंधे पे रख के कौन कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है और मुल्क में इस वक्त किस किस्म का इंतशार है। जो हिजान की कैफियत है, हम उससे बिल्कुल जो है ना खामोश होके एक तरफ लाताल्लुक होके बैठ के हैं। देखिए, पॉलिसी किसने बनानी है? पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है। पॉलिसी किधर डिबेट होनी है? पार्लियामान में डिबेट होनी है। क्या पार्लियामान का फोरम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है? 1 साल अब होने को आ गया है इस असेंबली को। क्या एक लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी इस फ्लोर पे डिस्कस हुई है? क्या डिस्कस हुआ है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से टैकल करना है? चलें, अगवानियों को आपने निकाल लिया, क्या दहशतगर्दी ख़त्म होगी? क्या हमने किस तरह से अफगानिस्तान के बारे में हमारी फ्यूचर की क्या पॉलिसी होगी? किधर डिस्कस हुआ? बात है आज जो मौलाना साहब ने बात की कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तो हमारा भी एतराज़ यही है। जो इमरान खान साहब ने 3 एक लेटर लिखे, वो किस लिए लिखे? बेसिकली एक रोल बताने के लिए लिखे कि इदारे का क्या रोल है, सियासतदानों का क्या रोल है, और सियासतदानों को भी उस रोल पे लिव अप टू करना पड़ेगा। अगर हम अपनी पोजीशन एब्डिकेट कर देंगे, अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, तो फिर तो जो है ना केओस ही केओस है और हम केओस की तरफ धकेले जा रहे हैं, जो कि रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा इसमें कलेक्टिव नुकसान है और इस कैफियत में हम वापस आ सकते हैं। देखें, आज कोई अभी देर नहीं हुई। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस आज भी ये ऐवान को फाल बना दें, ऐवान में ये सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस करें। इकोनॉमिक पॉलिसी एक छोटा सा मसला है, अभी देखें ना, सिंध में शोर हो गया। आज GDA ने बहुत बड़ा कल एहतजाज किया नहरों के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। पानी आपका वाकई शॉर्ट है, एक मतलब पॉइंट है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, टेल तक नहीं पहुंच रहा। ना ही आप ये राइट डिनाई कर सकते हैं कि लास्ट जो एंड पे बैठा है कि उसका प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, उसका प्रेफरेंशियल राइट है। अब उसी एग्जिस्टिंग एक पॉट में से आप निकालना चाह रहे हैं 4 नहरें, तो क्या सिंध की महरूमियों में इजाफा नहीं होगा? सिक्योरिटी पॉलिसी के एतबार से क्या साहब, यही आज मौजूद था PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, उन्होंने जो बातें की उस पर मैं आती हूँ, लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से क्या आप लोगों की गिरफ्त है? और जिस तरह दोनों दीगर मेहमानों ने कहा कि आप लोगों के कंधे पर रखकर ये तमाम चीजें की जा रही है, कल आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? जैसा कि सिक्योरिटी पॉलिसी इमरान खान के दौर में क्या थी, हमने काबुल से इनखला अमरीकियों का बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, टी इज फैंटास्टिक कहा, इट्स अ ग्रेट डे और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट कहा, लेकिन आज हमारी रियासती पॉलिसी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और उस वक्त माजी की जो पॉलिसी थी उसका नुकसान भी हुआ। तो क्या आप लोग इस सिक्योरिटी तमाम पॉलिसी को ऑन करेंगे बाद में? साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं विदाउट कामरान साहब बड़े काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, and it's always a pleasure being on a talk show with him. मगर I would want to dispel this notion कि कोई हुकूमती हमारे जमात में या हुकूमत में किसी किस्म का ऐसा कोई तासुर है कि जी कोई मसला नहीं है और सब कुछ ठीक है। हम सबसे पहले एतराफ़ करते हैं कि आज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी एक बड़ी सीरियस जंग जारी है और ये बदकिस्मती है कि दहशतगर्दी ने फिर से सर उठाया है। और पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे जवानों की जनाज़ों पर आपको प्राइम मिनिस्टर
आर्मी चीफ और हमारी काबीना के मेंबरान कंधा देते हुए नजर आए हैं और प्राइम मिनिस्टर बार बार इस चीज़ का जिक्र करते आए हैं और एम्फसाइज करते रहे हैं और कर रहे हैं आज भी कि ये हमें जंग लड़नी है और मिल के लड़नी है। मगर हम बदकिस्मती से देखते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इसमें मामला देखें, मैं इसमें तफसीलात नहीं जानना चाह रहा ज़्यादा, मगर हम तो हमारी अफवाज भी, वफाकी हुकूमत भी, हमारी सूबाई हुकूमत पंजाब में बड़ी सीरियस भी है और डिटर्मिन्ड भी है और अपना किरदार अदा कर रही है इस जंग को लड़ने के लिए भी और समझती भी है। एक सवाल और मगर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम बात करते हैं, जो बात ये अभी न्याजी साहब भी कर रहे थे, हम तो चाहते थे कि जब आपकी एक फोरम बन गया जहां पे याद सादिक साहब बतौर स्पीकर चेयर कर रहे थे और अपोजिशन और हुकूमती लोग वहां पे बैठ रहे थे, आप अपनी डिमांड्स के अलावा, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो फोरम बनता जहां पे इन इश्यूज के ऊपर, मईशत, दहशतगर्दी, कौमी इश्यूज के ऊपर हम बात करते हुए नजर आते। आज कौमी असेंबली में जो किरदार है पीटीआई का, क्वेश्चन आवर जिसमें कौमी इश्यूज हो उसमें ये या शोर मचाते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं। एक और सवाल उठाया आज ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने, आपने कहा जनाजों के हवाले से आपने जिक्र किया, आप हुकूमती रिस्पॉन्स इस पर जरूर दे दें। उन्होंने कहा कि ये इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि इतने जनाजे क्यों उठाने पड़ रहे हैं। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने दरवाजा खुला दहशतगर्दों के लिए। आपने पिछली दौरे हुकूमत में, जब आपकी वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, तो आपने दहशतगर्दों के साथ नरमी दिखाई और आपने दरवाजे खोले। आपको याद होगा ये, और आपसे मुराद में फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी बिल्कुल पीटीआई की 2018 से 22 की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले आपको याद होगा 13 से 18 के दरमियान एपीएस के हमले के बाद जिस तरह की रिजॉल्व नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आपने देखी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई, नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया, रद्दुल फसाद व ज़रबे अज़्ब के कन्विक्शन के साथ प्रोजेक्ट्स पूरी अवाम जवानों के पीछे थी और वो हमने रूट आउट किया टेररिज्म को। उसके बाद वो वापस क्यों आई? बिल्कुल पीटीआई की पॉलिसीज, पीटीआई के दौरे हुकूमत के दौरान पॉलिसीज की वजह से आई। मगर आज हम फिर से उसी कन्विक्शन के साथ हम जंग लड़ें और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस नुक्ते के ऊपर, जिस तरह 13 से 18 के अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ हमने ये जंग लड़ी थी, ऐसा नहीं होगा कि जब कुरम का हादसा हो तो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम वहां के अमले को उठा के दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जवानों पर। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं जरूर खुसूस कामरान साहब का मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। पीटीआई जो बात कह रही है और बारहा पहले खतूत के जरिए और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अवाम और अफवाज के दरमियान एतमाद के हवाले से वो कंसर्न रेज कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी मामलात और पॉलिसी के अलावा मौलाना साहब भी इस हवाले से कंसर्न रखते हैं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें, आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक सख्त तकरीर की है पार्लियामेंट में। उन्होंने तो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती रिट के हवाले से, रियासती रिट के हवाले से सवालात उठाए हैं। पीटीआई की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें भी बड़े संजीदा बातें हुई। कामरान साहब, आपसे ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि मौलाना के तो कंसर्न्स हैं इस हवाले से, सियासत में मुदाखलत, ये तमाम चीजें वो सामने रखते हैं। अब क्योंकि आप एक अपोजिशन के इत्तेहाद में पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं तो सब चीजों को मिलाकर देखा जाता है। पीटीआई के खतूत लिखने का एक सिलसिला, उसके बाद ये शिकवा करना, जवाब का मुंतजिर रहना, फिर ये शिकवा करना कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर गौर किया जाए, और साथ ही आज ये सवाल उठाया गया कि अफवाज के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाए, और मशरक़ पाकिस्तान का भी हवाला दिया गया। तो इन तमाम बातों पर भी आप इत्तेफाक करते हैं पीटीआई से? कुछ इसको मौका परस्ती भी कहते हैं कि आज अपोजिशन के अंदर हैं तो इन तमाम मामलात के ऊपर बात की जा रही है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं, ना पीटीआई के साथ, ना गवर्नमेंटल पार्टीज़ के साथ। हम अपोजिशन हैं और अपोजिशन कर रहे हैं। हमारी बातचीत जारी है पीटीआई के साथ या पीटीआई के साथ जो और दूसरी जमातें हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, मगर अभी तक हम किसी भी इत्तेहाद का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि हम उनकी किसी और के ज़ुबान बोल रहे हों या वो हमारी ज़ुबान बोल रहे हों। हम बिल्कुल प्योर अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं और इंडिपेंडेंट हैं, और सिर्फ जेयूआई की ये ज़ुबान है, किसी का और इस मामले से किसी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये बातें क्या दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये बात जो है वो तय होनी है। अगर तो मुल्क में जो है, मुल्क के दो सूबों में कम अज़ कम जो है ना वो अमन अमान की सूरत हाल आइडियल है, तो ये बता दें हमारे दोस्त के आइडियल है और मौलाना साहब गलत कह रहे हैं या जेयूआई गलत कह रही है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आपको एक तज्जिया करना होगा। तज्जिया ये करना होगा कि फरवरी के इलेक्शन में, पिछले साल फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमत इस वक्त पावर में है। फरवरी से लेके इस फरवरी तक
आप देख लीजिए कि क्या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। अगर इजाफा हुआ है तो फिर नाकामी किसकी होगी? नाकामी इस सेटअप की होगी या उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके साथ आप उसको रिलेट करेंगे। ये इजाफा जो है वो तकरीबन जो है वो मोर देन 65%, मोर देन जो है अराउंड जो है ना 70% जो है ना ये इजाफा है, यानी आलमोस्ट डबल। अमवात या शहादतों का मामला भी इसी तरह से 65-70% जो है ना वो बढ़ गया है। और अब सूरत हाल ये है कि रात के टाइम जो है ना वो आप दो सूबों के अक्सर हिस्सों में तकरीबन आप कह लीजिए आधे हिस्सों में आप ट्रैवल करने से कासर हैं। दिन के वक्त भी आप अपने रिस्क पे हैं, मगर रात के वक्त जो है वो बिल्कुल जो है ना वो आप मासवा इसके। और ये क्या इस साल की पैदावार नहीं है, यानी गुज़श्ता एक साल के दौरानी में ये सब कुछ नहीं हुआ? क्या इस एक साल से पहले जो है ये हालात तो इसी तरह से थे? तो उसकी वजह जाननी होगी। क्या उसकी वजह जो है वो इलेक्शन नहीं है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं? और वो लोग जो मौलाना ने एक बात और भी की थी कि जो आपके MPs हैं, जो आपके MNAs हैं, जो आपके मिनिस्टर हैं, वो इवन उन इलाकों में जाने के काबिल नहीं है जहाँ पे डिस्टर्बेंस है। तो फिर उनकी जो है उनके इंतखाब का सवाल भी आपके सामने है। सेनेटर साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे भी, अब क्योंकि इत्तेहाद में अभी शामिल नहीं है और ये फैसला नहीं हुआ जिससे आपने बताया, किन बुनियादों पे फैसला होगा? सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, उनकी खबर के मुताबिक मौलाना की तरफ से ये मुतालबात सामने रखे गए हैं कि एक तो अपोजिशन इत्तेहाद का उनको सरबराह बनाया जाए जिस तरह वो PDM के सरबराह थे, खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा या फंड्स की बात भी हुई है, और अगला इलेक्शन साथ मिलकर लड़ने की भी बात, ऐसी इस किस्म की कोई बात मौलाना की तरफ से सामने है जिसकी बुनियाद पर इस इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला होगा? ऐसा है कि इसमें जितनी बातें हुई हैं वो बजरिया मेरे हुई है, तो इसलिए उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे पास है। क्या आप ये समझते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे इस बात को छोड़ दीजिए कि मुझे दुरुस्त मैंडेट दिया गया या मेरा मैंडेट कर्टेल कर दिया गया, मगर मैं 8 सीटों के साथ जो है वो उनकी क़यादत करूं और उसके बाद उनके हाथों में यरगमाल बन जाऊं और जिस तरह से वो कहें मौलाना जैसा कदावर लीडर वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके इशारों के ऊपर खड़ा हो और उनकी इशारों पे बैठे? क्या आप ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं? या इसी तरह से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेनेट में हम 5 लोगों की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उसमें कोई ऐसा ओहदा ले कि 5 लोग उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो चलने लग जाएं और वो हम उनके इशारों पे नाचें? आपने देखा होगा कि सेनेट में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, हम बाज़ चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ होता है, बाज़ चीज़ों पे हम एहतजाज करते हैं, मगर हमारे एहतजाज का अपना तरीका होता है, हमारे इख्तलाफ का अपना तरीका होता है। कभी आपने हमसे ये नहीं देखा होगा कि हम वो कागज़ फाड़ रहे हैं, हमने आके किसी का घेराव किया हुआ है, हम अपने तरीके से चलते हैं। तो ये जो है वो जिस दोस्त ने ये खबर उड़ाई है वो कम इल्मी में मेरा ख्याल है उड़ाई है। आपने इसको डिनाई करते हैं। नियाजी साहब, अभी तक JUI जिनके बहुत सी चीज़ों पे आपसे इत्तेफाक है, एक मौलाना तो बुनियादी तौर पे असूल की बेसिस पे भी बात करते आए हैं, आपके दौर में भी मुखालफत करते थे इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, लेकिन जो आप अवाम और अफवाज के दरमियान एतमाद की बात करते हैं वो जुमला उस अंदाज में वो रिपीट नहीं करते। और यहाँ पर फिर ये भी एक सवाल होता है कि माजी में जब आपका दौर था तो तब भी फिर तो ये मिसाल दी जा सकती थी कि अवाम और अफवाज के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप उनसे कानून साजी करा रहे हैं, उनका ये तमाम रोल है। तो आप क्या वजह है कि JUI भी फैसला अभी तक मुकम्मल इत्तेहाद में शामिल होने का नहीं कर पा रही आप लोगों के साथ? देखिए, ये तो फैसला JUI ने करना है, मगर देखें ऑपोजिशन में जब इकट्ठे होते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इकट्ठे हैं, ठीक है। एक ऑपोजिशन साइड पे बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे, क्योंकि अद्धी तादाद को तब्दील कर दिया गया 8 फरवरी का इलेक्शन। अगर हमने लेफ़्ट पे बैठना था राइट पे बिठा दिया, अब बैठे हैं तो अब उस बैठने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका रोल है, ऑपोजिशन का एक रोल है। ऑपोजिशन ने कभी भी गवर्नमेंट के साथ कोई जो है ना अच्छा नहीं खेलना, उसने फॉल्ट्स का बताना है और फॉल्ट लाइंस का भी बताना है, और वो रोल हम प्ले कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन न्याय साहब कतरा कलामी की माजरत कैसे यकजा होगी कि जब मौलाना एक इस किस्म का तर्ज अमल रखते हैं कि वो बातचीत का रास्ता भी बंद नहीं करते? उनकी आज वजीर कानून से भी मुलाकात हुई, परवेज खटक साहब के साथ भी एक नशिस्त हुई,
और फिर दूसरी तरफ वो आप लोगों के साथ भी बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का तरीका मुश्तरक नहीं है। आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल से उठ चुके हैं और वो कभी भी बात कर सकते हैं। ये हमने 26वीं तरमीम में भी देखा, मदारिस वाले बिल के हवाले से भी देखा। देखिए, बातचीत में कोई हर्ज नहीं होती, बातचीत हर किसी का अपना स्टाइल है। मौलाना साहब चलते हैं, जाहिर बात है स्टेप वाइज चलते हैं, हम एंड पे जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हमने चीज़ों को परखा, हमने देख लिया, जब इनके साथ 3 नशिस्तें कर ली तो हमें समझ आ गई कि इन राइटिंग भी लेके इन्होंने इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये मजबूर हैं। जब लिमिटेड मैंडेट के साथ आएँ तो बहुत मजबूरियाँ होती हैं, आप फैसले नहीं कर सकते। अगर देखें, एक छोटी सी मिसाल उठा के देख लें कि इमरान खान से मुलाकात हो तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी के क्या कमेंट थे कि मुलाकात हो जाती तो क्या इसमें जो है ना मुज़ायका था। तो जब इस तरह की बातें हो, जब इस तरह की मजबूरी के साथ चल रहे हो, तो उनसे आप क्या चीज़ को बात। चलिए, अब 2 बातें हुई। क्यानी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने बात की और थोड़ा सा उन्होंने फिर अपनी बात को आगे मजीद एक्सप्लेन करके तो उसकी जो इंटेंसिटी थी उसको तब्दील कर लिया, लेकिन कहती हैं कि वक्त ने कैसा पलटा खाया। जो उस वक्त हमारे मुखालिफिन थे आज मेरे पास जेल में अडियाला में कैद हैं। तो काफ़ी वो पीटीआई के दौर में जब सबको सजाएं देने और जेल से एसी उतरवाने की बातें थी, उसी किस्म का एक इम्प्रेशन तो आया कहीं ना कहीं उनकी बात से। एक तो सबसे सब पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो मुख्तसरन जो अभी देखिए नशिस्तों ये जो थी ना मुज़ाकरात, इसके ऊपर बार बार ये फैक्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं हम बातचीत के, हम चाहते हैं कि बातचीत हो। पहली 3 नशिस्तें लगी पीटीआई को। पहली नशिस्त में इन्होंने कहा जी हमारे काफ़ी साथी नहीं आ सके, एक और नशिस्त में हम आपके सामने डिमांड या अपनी बात रखेंगे। 2-3 हफ्ते बाद दूसरी नशिस्त हुई, इन्होंने कहा हमें मजीद वक्त चाहिए अपनी तैयारी के लिए। तीसरी नशिस्त 1.5 महीने बाद, 3 नशिस्तों बाद उन्होंने 2 सफ़े की डिमांड रखी और कहा अब हमें जिस डिमांड को बनाने में 1.5 महीना लगे और 3 नशिस्तें लगी हैं, अब ये डिमांड आप 1 हफ्ते में ये पूरी करें मनोवन, वरना हम नहीं आएंगे। ये कौन से मुज़ाकरात? लेकिन जब आप मुलाकात कराने को तैयार थे तो क्यों हो नहीं पा रही थी मुलाकात? अच्छा, हफ्ते का उन्होंने कहा, फिर उसके बाद मुलाकात भी हो गई। अच्छा, फिर आपको अगर बहाने से आपने उठना है तो फिर तो आप संजीदा नहीं है ना। आपने चौथी नशिस्त में आके बात सुनना भी गवारा नहीं किया। स्पीकर साहब वहां पे मौजूद थे, दीगर लोग थे। इनका माइंड मेड अप था। ये एक तसलसल था उस कल्चर का। आपको 2023 में याद होगा, इलेक्शन डेट के ऊपर बातचीत तो ये वहां से भी उठ के थे। लेकिन अब वो जो एक ब्रॉडर मसला सामने रख रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस बात को संजीदा लिया जाए कि अवाम और अफवाज के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई फासले पैदा करने की कोशिश खान साहब ने खूब की है और वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा जी कि वो नाकामी हुई है। कोशिश भरपूर हुई है पीटीआई की तरफ से, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो जवानों के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर, अदरवाइज पीटीआई के, और कभी कभी तो खान साहब और पीटीआई के अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह की बातें आई हैं। तो ये आपने कोशिश तो पूरी की और मगर आप उसमें नाकाम रहे। बाकी अब आजकल उन खान साहब की तरफ से चिट्ठियों का एक मौसम है, तो वो मौसम बेशक जारी रखें। कामरान साहब, इस पे भी आप अगर कुछ कहना चाहें, ये आपका तबसरा होगा कि ये जो खतूत की बात है, खान साहब की स्ट्रैटेजी, इससे आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं? साथ में अब तमाम तरीक़ाकार तो एहतजाज की हद तक ही था, लेकिन वो तरीके एग्जॉस्ट हो गए। पीटीआई ने एहतजाज की कोशिश की, इस्लामाबाद आने की कोशिश, वो तमाम चीज़ें नहीं करने दी गई हैं। हुकूमत ने अदलिया के हवाले से भी कानून साजी कर ली, मीडिया के हवाले से भी कानून साजी कर ली और अभी भी अपने एतमाद का इजहार कियानी साहब अपनी गुफ्तगू में कर रहे हैं। तो अपोजिशन के पास ऑप्शंस हैं क्या इस वक्त? अपोजिशन, देखिए अपोजिशन के पास बहुत ऑप्शन हैं। हम इनको चीज़ों को जो है वो मैच्योर होने दे रहे हैं, जो इनसे जो खराबियां हो रही हैं उनको मैच्योर होने दे रहे हैं। हमारा एक अपना तरीक़ाकार है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये हुकूमत जो है एक तो 1 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, मासवाए दहशतगर्दी के बढ़ने के, मासवाए करप्शन के 2% बढ़ जाने के, और दूसरी बात जो है ना लेजिस्लेशन का जो मेयार है वो सारा कुछ, ताकि लोग अच्छी तरह से वो हो जाए। जिस वक्त हमने कोई तारीख शुरू करनी होगी उस वक्त तो हमको शायद किसी चीज़ की रुकावट तो हमारे सामने नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आपने पूछा कि खतूत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। खतूत का मामला ये है कि ये पीटीआई जो है, ज़ाहिर है वो एक अलग से पार्टी है, उनका ये इख्तियार है, उनके लीडर का ये इख्तियार है कि वो अपने तौर पे जो है जिस तरह से जी चाहे वो एक्ट करें। हाँ, अगर हम होते तो हम अपने तौर पे जो है शायद ऐसा ना कर रहे होते या ऐसा नहीं करते। उसकी वजह मेरा अपना एक लीगल बैकग्राउंड है
कि आप जो डिफेक्टो तो है मगर डिजोरो नहीं है, उसके साथ ख़त व किताबत जो है वो मैं अपना जो है ना, मैं ज़ाती अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मुनासिब नहीं समझता। और वैसे भी जो चीज़ मुनासिब नहीं होती, जब उसने बाउंस बैक किया है तो फिर वो भी उसका जो जवाब आया है वो भी आप अपने सामने रख लीजिए। तो क्यों ऐसा जवाब लेने के लिए जो है ना ऐसा अमल किया जाए जिसका इस तरह का जवाब आए। तो ये बेहतर होता कि पहले तो प्योर सियासी प्योर पॉलिटिकल जो है ना वो आपका वो हो, और वो आपने आप भले जो है ना दूसरी पार्टियां अच्छी हैं या बुरी हैं, सियासी पार्टी हैं, भले आप उनको जो है ना जिस नाम से भी पुकारें, मगर बातचीत जो है ना वो सियासी महाज पे होनी चाहिए, ना कि वो जो है ना वो किसी के साथ जो है ना कन्वर्सेशन जो है वो भले जो है वो बैकडोर से हो या भले जो है ना उनके साथ कोई ख़त व किताबत की कन्वर्सेशन हो। ये मेरा ख्याल है कि ये इसका नुकसान हुआ करता है, ये बाद में आपके लिए ताना बन जाया करता है। ऐसे अमल से जो है परहेज़ किया जाना चाहिए। और इसी तरह चीफ जस्टिस के नाम जो खत लिखा पीटीआई ने, हाँ, चीफ जस्टिस में ऐसा है कि चीफ जस्टिस को डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया जा सकता। हमें अपने बड़ों ने, अपने उस्तादों ने तो यही समझाया था कि चीफ जस्टिस को अगर आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि चीफ जस्टिस को कुछ कहना भी हो तो आप रजिस्ट्रार को जो है एड्रेस करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरा ख़त जो है ये दैट में बी प्लेस बिफोर द चीफ जस्टिस। अगर उनकी ख्वाहिश हो तो वो फिर उसके बाद वो उसको कंसिडर करें, और उसके बाद और वो जो इस तरह के खतूत होते हैं अगर उसमें कोई लॉ पॉइंट हो, अगर कोई ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो तो बाज़ औक़ात इस तरह के खतूत जो है वो पिटिशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर वो जो है ना वो तरीक़ाकार उसका कोई डिफरेंट है। दोनों से आप इत्तेफाक नहीं, खा वो आर्मी चीफ को लिखा हुआ खत हो या चीफ जस्टिस को। एक ब्रेक, उमर नियाजी साहब का तफसीली कमेंट इसके ऊपर शामिल होगा कि पीटीआई ये इन दो तरीक़ाकार से आखिर क्या हासिल करना चाहती है। एक ब्रेक के बाद के बाद खुशामदीद। आप पहले गुफ्तगू सुन रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब की, उनसे हमने पूछा कि पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ को खत लिखा हो या चीफ जस्टिस, इससे आप इत्तेफाक करते हैं। इमरान खान की तरफ से लिखे हुए खतूत की बात हो रही थी, उन्होंने कहा वो इन दोनों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये उनकी राय है। नियाजी साहब, एक तो इस बात पर भी आप कॉमेंट कीजिए, और फिर साथ ये खतूत लिखना, आगे से रद्द-ए-अमल आना कि आप सियासतदानों से बात करें, उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा उनसे दरख्वास्त करना कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात को संजीदा लें, और ये आप फौज से गुजारिश कर रहे थे आज। तो ये तो एक बड़ा इंटाइटल्ड किस्म का एक रवैया नजर आता है कि बेशक गैर जमहूरी हो, बेशक इसकी कोई मिसाल माजी में ना मिलती हो, लेकिन हम फिर भी बरमला यही तरीकाकार अपनाएंगे और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातिब करेंगे। अच्छा देखें, इससे तासुर ये लिया जा रहा है कि शायद सियासी फोर्सेस से डिस्कस नहीं करना चाहते इसलिए वहाँ लेटर लिख रहे हैं। लेटर वहाँ लिखने की वजह क्या है? नंबर 1, इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब इस वक्त MNA नहीं है कि फ्लोर ऑफ द हाउस उनके पास अवेलेबल हो। जिस तरह आज मौलाना साहब ने खुल के तकरीर की, बार बार फ़ौज लफ्ज़ यूज़ किया जो सेंसर करते रहे, ठीक है, वो नहीं कर सकते, ठीक है। आपने उनका आज तक विजुअल भी बाहर नहीं आने दिया। जेल ट्रायल ही इसीलिए कर रहे हैं कि खान साहब की कोई डायरेक्ट बात सुन ना सके। सेकेंडली देखें, इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं, वो कोई ये नहीं लिख रहे कि मेरा सियासी जमातों से तस्वीया करा दें या सियासी जमातों से मुझे ये फेवर ले दें। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका ये रोल है, आप उस रोल में आए। जिस बंदे कंसर्न इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जा सकता है कि अपने मातहत उनको इस रोल के अंदर लेकर आए। प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त स्टैचर वो बचा है, बात है। देखें, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी आपने इदारे से ला के बिठा दिया। सारे मामलात देखें वही बंद कमरों में डिसाइड हो रहे हैं। आज जो फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीर है उसकी एक अहमियत है, उसको आप डाइसेक्ट करें, उस पर बाकायदा एक प्रोग्राम करें। प्रॉब्लम्स वही नज़र आएंगे जो इमरान खान साहब ने 3 खतूत में आइडेंटिफाई किए हैं। देखें, एक हम ज़िद बना लें, ठीक है, कि तरीके इंसाफ को नहीं सुनना, वो और बात है। बात यह है कि ये पॉलिटिकल साइड नहीं ये मसले रिजॉल्व कर सकती जिन चीज़ों पर इमरान खान साहब ने हाईलाइट किया है, मगर नुकसान किसका हो रहा है? 25 करोड़ आवाम का हो रहा है, इस मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है। अब एक और चीज़ है न्याय साहब, जो आप लोगों की पार्टी के हवाले से सबसे ज़्यादा मौजूद बहस है, अपोजिशन के इत्तेहाद से ज़्यादा आजकल बात हो रही है आप लोगों के अंदर जो पार्टी में तकसीम है। फवाद चौधरी साहब बड़ी होशरुबा और बड़ी एक परेशान कुन सिचुएशन बनी जहां उन्होंने शोएब शाहीन साहब के ऊपर हमला कर दिया, और उस पर पार्टी का हम अपने नाज़रीन के लिए बता दें कि पीटीआई ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पीटीआई की सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, हैवानी जबलत
और बड़ा सख्त उनके वायलेंट रवैये की तनकीद की गई है। लेकिन ये जो तकसीम है उसकी वजह से तो आप लोगों की पार्टी बड़ी अजीब सी लाइट में नजर आ रही है कि कैसी डिसीजन मेकिंग होगी जब इस किस्म के आपस में इख्तलाफात हैं। देखिए, तकसीम तो तब हो कि आप कहें कि शोएब शाहीन मेरी लड़ाई हुई है, तो आप कहें विद इन पार्टी लड़ाई है। ये कभी पार्टी ओन ही नहीं कर रही है एक शख्स को। वो कह रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने एक और पार्टी ज्वाइन कर ली और उनकी तरफ से एक ऐसा फेल हुआ है और उसको पार्टी ने कंडेम किया। लेटर आप वो देख लें। तो फवाद चौधरी साहब किस बुनियाद पर अडियाला में मुलाकात भी करते हैं और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका मौक़िफ़ भी बताते हैं खान साहब? देखिए, मुलाकात कैसे होती है? मुलाकात तो नहीं होती। देखें, वो मुलजिम है जिस केस में GHQ के केस में खान साहब भी मुलजिम है, तो तमाम मुलजिमान जाते हैं, उसमें वो लोग भी जाते हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई हैं, उसमें और सियासतदान भी जाते हैं जिसमें ज़रताज गुल वगैरह हैं, वो भी जाते हैं। तो जब एक अदालत में मौजूद हैं जिसमें 60-70 मुलजिमान इकट्ठे मौजूद हैं, तो वहाँ बातचीत सारों की गुफ्तो शनीद होती है जिसको सब देख रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा संजीदा सवाल लगाया, इल्ज़ाम। उन्होंने कहा सियासी कमेटी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी है, पार्टी के फंड्स के हवाले से आप लोगों के पहले भी कुछ मसाइल पार्टी के लिए बन चुके हैं, तो ये एक सीरियस इल्ज़ाम नहीं जो उन्होंने ओपनली लगाया? देखिए, पार्टी फंड है, ट्रस्ट है, मेरे जो अपना है, ठीक है, जो व्यू है। देखें, ट्रस्ट का पैसा कभी भी किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, वो इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग या डिस्क्रेशन पे नहीं होता, ठीक है। PTI उसका ऑडिट कराती है, अगर किसी को एतराज़ है वो ऑडिट रिपोर्ट सामने रख देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फाइनेंशियल मामलात में। ये तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा कि जो पब्लिक ट्रस्ट का मनी है उसको मिस अप्रोप्रिएट करे। मगर मैं नहीं समझता जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि जी कोई उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसका कोई एविडेंस ऐसा है नहीं। क्यानी साहब, आप कैसे देखते हैं इन लोगों के आपसी इस जंग को? यकीनन मरियम नवाज ने तो इसके ऊपर आज तंज किया कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ तो सियासी जमातों के अंदर रहते ही हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक तरफ रख दिया है फवाद चौधरी को, उनसे लाताल्लुक किया PTI की। ये देखिए, वो तो खैर जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके भाई हैं, इस बात की तो उनमें महारत है कि वो अपने आप को ना किसी तरीके से वापस आ ही जाते हैं। उन्होंने PTI भी छोड़ी थी, अब वापस आ गए। पहले मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, एक वक्त पे पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे। तो चलें, ये इस पे उनकी जो भी पॉलिटिकल तरीक़ेकार है, इस इलाके के लोग काफी रेलेवेंट ही रहते हैं वैसे हमारी सियासत में, मगर देखिए आसपास के इलाकों के नहीं। मगर अब नहीं, मेरे ख्याल से जी हमारे इलाके की बड़ी मिसरिप्रेजेंटेशन है इस तरह के लोगों से शनाख्त करना। हमारे इलाके के लोग बड़े बाशऊर और मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं और शुहदा और गाजियों की धरती है जी। और लिटरेसी में भी इट इज़ द नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इस्लामाबाद। पढ़े लिखे, पुरअमन और पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोगों की धरती है जेलम, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ जी। मगर देखिए, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये कहूँगा कि आप PTI के कोई भी 3 लोग उठा के यहाँ पे टॉक शो कर लेना, आपका टॉक शो बन जाएगा। आपको मेरी, कामरान साहब की, दूसरी जमातों की ज़रूरत नहीं है। आज आप 3-5 लोग कोई भी उठा के कर लें, आपको हर सवाल के 3 मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे उन तीनों लोगों से। मगर बहरहाल मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है इनकी पार्टी के मामलात हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आप उधर कारकर्दगी पे बात करें, वहाँ पे अपना किरदार अदा करें। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे डिपेंड करती है। मैं चाहता हूँ कि खान साहब से ये सारे लोग जब अडियाला में मिलते हैं तो खान साहब का कभी ये भी बयान आए कि यार मेरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसा परफॉर्म करी है, आवाम के लिए क्या खिदमत करी है। हमें कभी ये आवाज़ नहीं आती। जेल से बैठ बैठ के वो क्या मामला, बाकी सारी बातें भी करते हैं ना, चिट्ठियाँ उस पर लिखते हैं तो इस पर भी लिखें। चले कामरान साहब, ये जो एक तो बतौर वकील भी अगर आप कुछ कहना चाहें, ये हमारे यहाँ एक बड़ा एक तल्ख किस्म की ये खबर थी कि शोएब शाहीन साहब के साथ फवाद चौधरी ने इस किस्म का रवैया अपनाया, PTI ने इस पर सख्त तनकीद की है। फिर सवाल ये भी है कि अब आपका इत्तेहाद बन भी जाए ऑपोजिशन का, तो PTI जो उसका एक बड़ा हिस्सा होगा, एक मरकजी एक जमात, उसके अंदर इनके सबसे ज्यादा ग्रीवेंसेज हैं इस निज़ाम से इस वक्त, उनके जब ये हालात होंगे, एक दूसरे पे इस किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे, तो फिर ये आड़े नहीं आ जाएगा कहीं एक मजबूत हिकमत अमली के? मुझे तकलीफ इस बात पे है कि दोनों दोस्त मेरे भी हैं और वकील भी हैं और दोस्त भी हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं और दुनिया के लिए तमाशा बने हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी ने एक ने ज़्यादती की थी तो दूसरे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। वो जवाब दे के जो है वो दोनों जनाब, आधे लोग कह रहे हैं कि उसने ठीक किया, आधे कह रहे हैं उसने ठीक किया या उसने गलत किया, तो ये गैर मुनासिब हो गया है। मगर अब ख़बर आई है कि वो आपस में शीर व शक्कर हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। मगर आइंदा के लिए जो ना कोशिश करें कि तमाशा ना बने लोगों के सामने। हम वैसे भी जो है ना एक लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने की वजह से भी जो है ना हमको चीज़ें बहुत सारी नज़रअंदाज करनी होती हैं और इसमें इस तरह से अगर हम जो है ना हर बात को रिस्पॉन्ड करें
तो नतीजा अच्छा नहीं होता। ये गलत किया गया है दोनों तरफ से, दोनों इतराफ़ से। दोनों मेरे भाई हैं, मगर दोनों जो है ना इस तरह ना करते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती। इसमें मगर एक चीज़ जो है ना, वो आप पीटीआई को ज़्यादा एक्यूज़ ना करिए। जब लीडरशिप मौजूद नहीं होती, जब अल्टीमेट लीडरशिप मौजूद नहीं होती सर पे, तो इस तरह के मामलात हो भी जाते हैं। और वो जो सेकंड लेयर होती है, वो इस कोशिश में होती है कि किसी तरह फर्स्ट लेयर जो है ना वो कैप्चर करें। जब इसमें इस तरह की बात होती है तो फिर उसमें भी जो है ना वो आपस में मसाइल पैदा हो जाते हैं। बड़े की मौजूदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेटल डाउन हो जाती हैं। तो इनको ग्रेस मार्क्स दीजिए इसमें, और मेरा ख्याल है कि आइंदा ये मेरे दोनों अच्छे वकील जो है ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। चलिए, आप दोनों को ही एड्रेस किया आपने, बहुत शुक्रिया। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, बिलाल अज़हर क्याई साहब, दोनों तीनों शरीक हुए इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हाथ उठाने में सियासतदानों के हवाले से हमने पुरतशद्दुद रवैये बहुत कम देखे हैं, लेकिन हाथ उठाने में जिसने पहल की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स हुई उसके मुताबिक शुएब शाहीन मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उनके ऊपर हाथ उठाया, और जिसके पास दलील नहीं होती वो तशद्दुद करता है। और फवाद चौधरी के हवाले से पहली बार ये बात सामने नहीं आई है। देखते हैं इसके अलावा शुएब शाहीन साहब उनको वाकई माफ कर देते हैं, ये इख्तिलाफात खत्म होते हैं, या मजीद बात आगे बढ़ती है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।